अपना टॉपिक जा रहा था टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कल्स, जिसमें हमने कल कुछ पॉइंट पढ़े थे कोड तक के। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे मैं आपको कल समझाने जा रहा था आर्क के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो आर्क होती है किसी भी सर्कल की, आर्क जो होती है, आर्क जो होती है वो आपकी हमेशा अलोंग सर्कमफेरेंस होती है। आर्क क्या होती है बेटा? अलोंग सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस के लोग होती है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे आपने अगर ये लिखा ए बी, अगर आपने क्या लिखा ए बी, तो ए बी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है बेटा, ए बी अगर लिखा होता है इसका मतलब होता है आपके पास कॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? कॉर्ड मीन्स ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये जो नोटेशन होती है ये किसके लिए होती है? एक लाइन सेगमेंट के लिए। जैसे अगर मैं ए को बी से ज्वाइन कर दूं तो ए बी से मेरा मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप आर्क कैसे लिखते हो? आर्क के लिए आपके पास नोटेशन होता है, ए बी के ऊपर हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ये साइन लगा देते हैं बेटा। ये जो साइन होता है, जो कर्व होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आर्क हमेशा अलोंग सर्कमफेरेंस होती है। तो एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये किसको डिनोट कर रहा होता है बेटा? सर्कमफेरेंस को। अब उसके बाद ऐसा लिखना भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक आर्क को डिफाइन करने के लिए आपको 3 पॉइंट यूज करने पड़ते हैं। कितने पॉइंट यूज करने पड़ते हैं बेटा? 3 पॉइंट यूज करने पड़ते हैं। जैसे देखो, हम अगर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं कोई भी एम, ठीक है, तो मैं एक तो ऐसे लिखूं ए से बी, ठीक है, ए से बी वाया एम। आप जो है ए से बी पर गए अलोंग द सर्कमफेरेंस, लेकिन किसके थ्रू? पॉइंट एम से होते हुए। तो बेटा एक तो ये आर्क बनी है आपके पास। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो प्रॉपर है, आपको ए से बी जाना है, अलोंग द सर्कल जाना है और एम से होते हुए जाना है। दूसरी नोटेशन मेरे पास ये हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट आपके पास एक्स लिख लूँ तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ए से बी तो गए आप, लेकिन वाया एक्स गए। देखो ए एक्स बी। अब ये नोटेशन इस डायग्राम को कंप्लीट बनाती है बेटा। अगर ए बी लिखा, ठीक है, अगर मैंने क्या लिखा ए बी, तो ये मेरे पास एक पाथ है जो कि किसको दर्शा रहा है बेटा? कोड को दर्शा रहा है। अगर मैं लिखता हूँ ए एम बी, तो मुझे ए से बी तक जाना है वाया एम, तो मैं किस पोर्शन को दर्शा रहा हूँ बेटा? इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को दर्शा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं ए एक्स बी की बात करूँ तो मैं वाया एक्स होते हुए यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मैं इस पोर्शन को दर्शा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो है ये लेंथ में कम है, इसलिए इसको आप बोलते हैं स्मॉल आर्क या माइनर आर्क। ठीक है, दिस इज नोन एज माइनर आर्क। और इसको अपन क्या बोलते हैं? मेजर आर्क, बड़ी आर्क। जिसकी लेंथ, जिसका मार्जिन ज़्यादा है वो मेजर, और जिसकी लेंथ कम है वो आपके पास क्या होती है? माइनर। सो ऑलवेज कीप इन माइंड बेटा, आर्क के लिए 2 जो पॉइंट होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते। किसी भी आर्क को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म आप क्या आती है? सेगमेंट। तो देखिए अभी आपने कोड पढ़ी, जैसे सर्कल पे अगर कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लिया मैंने और एक पॉइंट क्या मान लिया मैंने? बी मान लिया। मान लो यहाँ ले लेते हैं। तो अगर इन 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो आपको पता है कि आपके पास क्या है बेटा? कोड। तो क्या होता है, कोई भी कोड सर्कल को 2 मार्जिन में डिवाइड करते हैं बेटा, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और एक कोड के द्वारा जो सर्कल के 2 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक ऊपर इसको मैंने ऑरेंज शेड दी बेटा, एक तो ये ऑरेंज शेड है, और एक आपके पास कौन सा है? जो ये नीचे वाला पोर्शन है जिसको कि आपने ब्लू शेड किया। ये जो 2 शेड है बोथ आर द सेगमेंट्स। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप एक कोड एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। वो 2 पोर्शन में सर्कल को डिवाइड कर देती है। ठीक है, एंड ईच पोर्शन इज नोन एज ए सेगमेंट। एंड अकॉर्डिंगली देखो, जैसे आपके पास जो ऊपर वाला है इसको तो अपन बोलेंगे क्या? माइनर सेगमेंट, क्योंकि इसका साइज है, इसका एरिया आप ये कहोगे छोटा है, ये तो माइनर सेगमेंट होता है बेटा। और ये वाला आपके पास क्या रहता है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। एक आपके पास बेटा स्पेशल केस होता है, वो कौन सा? कि जब आपके पास जो कोड है वो डायमीटर का काम करे, सेंटर से पास हो, तो सर्कल के दोनों ही हिस्से आपके पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस केस में इस सेगमेंट को हम एक नया नाम देते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया था, सेमी सर्कल। हालांकि बेसिक पॉइंट्स हैं बट एक बार कवर करना के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्टर का। सेक्टर में देखिए, सेक्टर क्या होता है?
आपने डायग्राम में देखो, आपने कोई भी दो रेडियाई ली बेटा, एक रेडियस ये ले ली और एक रेडियस ये ले ली, तो होता क्या है, देखो दो रेडियाई और एक आर्क जो आपके पास है, ये जो रीजन होता है एक आर्क और दो रेडियाई ने जो बनाया, इस रीजन को हम बेसिकली सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई जो होंगी वो कभी भी हम कोई दो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा, ये भी सेक्टर है और रिमेनिंग भी आपका क्या है, सेक्टर है। तो इसको तो हम क्या नाम देते हैं, सेम टू सेम माइनर सेक्टर। ओके, जो आपका अनशेडेड रीजन ऊपर है, ये जो अनशेडेड रीजन है इसको आप क्या नाम दे देते हैं बेटा, मेजर सेक्टर। ये आपके पास जो है मेजर सेक्टर है। सेक्टर और सेगमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसमें तीन बाउंड्री होती है, दो रेडियाई और एक आपके पास आर्क होती है। उसमें दो बाउंड्री होती है बेटा, एक कोड होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है, आर्क होती है। बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। और एक चीज़ होती है ना, जो दो रेडियस के बीच में ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज सेक्टोरियल एंगल। क्या कहते हैं इसको अपन, सेक्टोरियल एंगल। सेक्टोरियल एंगल किस लिए, क्योंकि यही एंगल एक सेक्टर को डिफाइन करता है। देखिए इस सेक्टर में एंगल कितना है जो सेंटर पे बना वो ये है, तो इसको बोलते हैं अपन सेक्टोरियल एंगल। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। सेक्टोरियल एंगल क्या है, कल को कोई पूछे तो दो रेडियाई जिस एंगल पे इंक्लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट केस है बेटा सेकेंड लाइन। देखो जैसा आप जानते हो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से आपको क्या मिलती है, कोड मिलती है। ठीक है, अगर आप एक कोड को दोनों डायरेक्शन में, मीन्स ए बी कोड है, इसको उस साइड भी प्रोड्यूस कर दो अप टू इनफाइनाइट और इस साइड भी प्रोड्यूस कर दो अप टू इनफाइनाइट, तो बेसिकली एक जो कोड है उसको बोथ डायरेक्शंस में प्रोड्यूस करके जो आपको लाइन मिलती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड लाइन। या हम इसको जो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करे बेटा, इंटरसेक्ट करे, क्या कहलाती है, सेकेंड लाइन कहती है। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल आपके मिडिल स्टैंडर्ड के प्रॉपर्टीज रिवाइज करा रहा हूँ मैं सर्कल्स में। देखिए अगर आपके पास दो कोड हैं, एक ए बी और एक पी क्यू, ये लिखा हुआ बेटा। ठीक है, अगर ए बी और पी क्यू दो कोड आपस में इक्वल है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मतलब इसको यूँ समझ सकते हो, इक्वल कोड्स जो होती हैं सर्कल की, दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वाइस वर्सा। अगर दो कोड्स के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल इक्वल होंगे तो बेटा कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलरली देखो एक कोड ए बी है और एक कोड आपके पास क्या बेटा, पी क्यू। आपने सेंटर से परपेंडिकुलर पी क्यू पे डाला और सेंटर से ही परपेंडिकुलर किस पे डाला बेटा, ए बी पे, ओ एन और ओ एम। तो क्या होगा, यदि आपके पास ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे, ये दो कोड अगर इक्वल हैं, तो सेंटर से उन पे जो परपेंडिकुलर डाले गए बेटा उनकी लेंथ भी बराबर होगी। इसको हम यूँ कहते हैं कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर दो कोड सेंटर से बराबर डिस्टेंसेस पर हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, आपके पास कोई भी कोड ए बी है सर्कल की और उसके सेंटर से आपने उस पर क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर। तो सेंटर से किसी कोड पे जो परपेंडिकुलर आता है वो हमेशा उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड वाइस वर्सा। अगर सेंटर से जाती हुई कोई लाइन किसी कोड को बाइसेक्ट करती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। हाँ बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंजेंट टू ए सर्कल। दिस इज आवर मेन टॉपिक। यहाँ से आपकी 10th क्लास का सर्कल स्टार्ट होता है। टेंजेंट क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको डिफाइन किया बेटा, जैसे कोई भी एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, आप उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट। अब ऐसा है, इस सीकेंट लाइन को आप शिफ्ट करते जाइए बेटा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर होगा सर्कल का, तो ये मेरे पास एक सेकेंड लाइन है, मुझे इसको सेंटर से दूर शिफ्ट करना है। तो जैसे जैसे मैं इसकी शिफ्टिंग करूँगा, आगे करता जाऊँगा, वैसे वैसे होगा क्या बेटा, ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल यूँ लगेगा जैसे सर्कल के बाहर से जा रही है, लेकिन वो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे क्या करेगी बेटा, टच करेगी। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं जो दिए गए सर्कल को केवल सिंगल पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को आप क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो सेकेंड लाइन होती है उसी का लिमिटिंग केस होता है बेटा, सेकेंड लाइन का स्पेशल केस या फिर लिमिटिंग केस, यानी कि सेकेंड लाइन से ही टेंजेंट लाइन का जन्म होता है। और
सर्कल के जिस पॉइंट पे वो लाइन उसको टच करती है उस पॉइंट का अपन नाम देते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, कि एक दिए गए पॉइंट से दिए गए सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा पोजीशन ऑफ पॉइंट। जैसे पहला किस है, ये तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। जैसे सर्कल आपका ये है, पॉइंट आपका ये है, तो यदि पॉइंट सर्कल से आउटसाइडर में है तो उस पॉइंट से उस सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। तो देखो बेटा, एक तो टेंजेंट ये वाली ड्रॉ की जा सकती है और दूसरी टेंजेंट आपके पास ये ड्रॉ की जा सकती है। आप इससे ज़्यादा टेंजेंट्स इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, तो यदि पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट से उस सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट, अगर पॉइंट आपका सरकमफ्रेंस के ऊपर हो तो आप ऐसे पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, जिसमें वो पॉइंट सर्कल का और टेंजेंट का क्या रहेगा? कॉमन पॉइंट। तो इन दिस केस आंसर इज 1। एंड द लास्ट केस, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा हो तो इसमें से जो भी लाइन पास होगी, इस पॉइंट से जाने वाली हर एक लाइन सर्कल को क्या करेगी बेटा? 2 पॉइंट पे कट करेगी। यानी यहाँ से पास होने वाली कोई भी ऐसी लाइन आप नहीं खींच सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते जो इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे। दैट्स वाई देयर इज नो टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपके पास क्या है? 0 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पाएंगे अगर पॉइंट आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यस सर, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज बेटा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स फॉर 2 सर्कल्स। देखिए 2 सर्कल्स के लिए आप कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब है बेटा एक ऐसी लाइन जो 2 सर्कल की एक साथ टेंजेंट का काम करे। ये बेटा 5 सिचुएशन होती है आपके पास। पहली सिचुएशन पे विचार करता हूँ। देखो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, यानी सर्कल एक दूसरे से काफ़ी दूर है, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो देखो बेटा, एक आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हो यू। देखो ये एक लाइन गई। अच्छा, इस लाइन की देखो क्या विशेषता है। ये जो लाइन है आपके पास, मैं अगर ये पूछूं कि इस सर्कल की टेंजेंट है, आप कहोगे यस, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर लिया गया, इसकी भी टेंजेंट है यस। तो ये होती है बेटा कॉमन टेंजेंट। देखो एक सिंगल लाइन इस सर्कल की भी टेंजेंट है और इस सर्कल की भी टेंजेंट है, तो ये हो गई कॉमन टेंजेंट। तो लाइकवाइज इधर से भी कॉमन टेंजेंट जानी चाहिए आपके पास। एक कॉमन टेंजेंट होगी आपके पास ये वाली। ठीक है, तो कितनी कॉमन टेंजेंट हुई आपके पास? 2 लाइन है जो दोनों की टेंजेंट का काम कर रही है, 2 कॉमन टेंजेंट्स। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो इस तरह की लाइन होती है जो इसे क्रॉस करती हुई जाएगी, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं। जैसे देखो, अगर मैं ये कहूँ कि इस सर्कल का ये सेंटर है और इस सर्कल का ये सेंटर है ओ डैश, तो देखो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन इसके सेंटर से तो ऊपर है और उसके सेंटर से नीचे है, और ये लाइन इसके सेंटर से ऊपर है बट उसके सेंटर से क्या है? नीचे। तो इन लाइंस के रिलेटिव जो सेंटर्स की पोजीशन है वो अपोजिट है। जैसे लाइन आपने ये दी, तो इस लाइन से एक सर्कल का सेंटर नीचे लाई कर रहा है, दूसरा ऊपर लाई कर रहा है। तो जो इस तरह की लाइंस होती है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम नाम देते हैं बेटा, इसको भी और इसको भी। क्या नाम देते हैं इनको? इनको हम देते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या नाम देते हैं इनको? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो इस तरह की लाइन होती है वो ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिनमें एक सर्कल का सेंटर ऊपर लाई करे और दूसरे से नीचे लाई करे। इसी तरह से देखो, एक लाइन ये भी तो हो सकती है बेटा जो दोनों के टेंजेंट ऊपर से इस प्रकार ये है ना, और एक ये लाइन भी तो हो सकती है जो दोनों ही सर्कल के टेंजेंट का रोल प्ले करती है। तो इसमें क्या होता है? देखो इस लाइन की बात करो, अगर ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है, इट मीन्स कॉमन टेंजेंट है, और दोनों के सेंटर इससे नीचे लाई कर रहे हैं, और इस लाइन से दोनों के सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं? ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसी जो लाइन्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दीज आर नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखिए इस सिचुएशन में टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट्स है बेटा? 4। टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट आपके पास है? 4, जिनमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब नेक्स्ट सिचुएशन है बेटा, इन दोनों सर्कल को थोड़ा सा क्लोज लेके आते हैं, इतना क्लोज लेके आते हैं कि टच करे। ये टच करे तो देखो एक लाइन तो यहाँ से चली जाएगी, जो इनका पॉइंट ऑफ टचिंग है वहाँ से कॉमन चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो हो गई आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये भी रहेगी एज वेल एज ये भी रहेगी। तो फॉर दिस सिचुएशन, जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो आपके पास टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट होगी बेटा?
टोटल हो गए हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट्स, जिनमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सिचुएशन नंबर 3, हम अगर सर्कल को और थोड़ा सा क्लोज करें तो देखो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपके पास एक तो ये टेंजेंट है जो दोनों की कॉमन है बेटा, और एक ये टेंजेंट है जो दोनों की क्या है, कॉमन, और कोई टेंजेंट सर्वाइव नहीं करेगी। सो इन दिस सिचुएशन ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, और वो दोनों के हैं आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सिचुएशन नंबर 4, अब ये सर्कल इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो जो टचिंग पॉइंट है वहां से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है बेटा। सो इन दिस सिचुएशन ओनली 1 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल एंड दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन द लास्ट सिचुएशन बेटा, इन दिस सिचुएशन कोई भी लाइन जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी टेंजेंट नहीं हो सकती, और जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी टेंजेंट नहीं हो सकती। तो जब एक सर्कल दूसरे सर्कल में पूरी तरह समाया हुआ है, लाई कर रहा है, विद इन लाई कर रहा है, उसके केस में कितनी कॉमन टेंजेंट्स होती है आपके पास, 0 कॉमन टेंजेंट्स होती है। इसी के साथ मेरा जो बेसिक फंडामेंटल था बेटा 10th क्लास का, वो आज हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कल हम टेंजेंट्स की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टिल देन आप फेयर नोट्स बनाइए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको फेयर कॉपी में लीजिए। थैंक यू।